भावुक हो जाते हैं, बोलते हैं मम्मी अपने पापा कब आएंगे। मैं बोलती हूँ कि आएंगे बाबू, बात नहीं दी, ऐसे करके मुझे टार्चर करते थे। तो पापा को कहकर मैं रोने लगी कि मैं मर जाऊंगी, मुझे पढ़ा दीजिए, मेरा अधिकार मत छीनिए। तो मेरे पापा मुझे 12 समझाते थे कि बेटा आज दुख है कल सुख मिलेगा, ससुराल में दुख सह करके रहा जाता है, आज दुख झेल लो कल तुमको सुख मिलेगा, कल सही हो जाएगा, सब कब कुछ आपको पता चला कि आपके हस्बैंड दूसरी शादी कर लिए हैं? मेरे हस्बैंड देखिए 2020-21 में ये हमको कॉल, मैं बराबर इनका कॉल पे मिलाती रहती नमस्कार, थी। अभी मैं हूं जनपद वाराणसी में। आपको बता दें कि दोस्तों, जब से सोशल मीडिया छाया हुआ है तब से ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद होते नजर आ रही हैं। ऐसे में जनपद वाराणसी की एक महिला है, इनकी शादी बड़े धूमधाम से होती है। इनके घर परिवार वाले अपनी स्वेच्छा के अनुसार, इनकी मर्जी के अनुसार शादी कर देते हैं और शादी होने के बाद इनका सब कुछ ठीक ठाक चलता है। इनके 2 बच्चे हो जाते हैं। इधर आ बाबू, देखिए एक लड़का है और एक लड़की है। 2 बच्चे होने के बाद इनके पति को आसनाई का भूत चढ़ जाता है। वह मुंबई जैसे महानगर शहर में जाता है, वहां की चकाचौंध में वो खो जाता है। खो जाने के बाद न उसे ये याद रहता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार हैं, वो कहाँ जाएंगे, किस हाल में होंगे, उनकी कौन देखभाल करेगा। आइए इन्हें जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे उस व्यक्ति की मानसिकता बदली और आज एक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही है और दर दर ठोकर खाने पे मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंती देवी है। बसंती, आपकी शादी कौन से वर्ष में हुई थी? मेरी शादी 18 मई 2012 में हुई थी। अच्छा, ये आपकी शादी आपकी मर्जी के अनुसार हुई थी कि सिर्फ परिवार वालों की मर्जी थी? जी नहीं, ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं, मेरी शादी हिंदू रीति-रिवाज के बाकायदे धूम-धाम से हुई थी। मेरे घरवालों के मर्ज़ी से हुई थी। मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। अच्छा, मेरी आप भी संतुष्ट थी शादी से? मेरी शादी से मैं संतुष्ट थी। जहाँ पे माँ-बाप शादी करेंगे, काहे नहीं संतुष्ट रहेंगे। तो उसके बाद शादी के कितने साल बाद आपको बच्चे पैदा होते हैं? शादी के 2016 में मेरा लड़का पैदा हुआ था। हुँ। 4 साल बाद मेरा लड़का होता है। तो उसके बाद फिर आपके पति का क्या रिएक्शन रहता है इतने दिनों के बीच में? इतने दिनों के बीच में जो भी था देखिए, मुझे बराबर वो लोग टार्चर करते रहे, लेकिन फिर भी मैं हर दुःख को सहते हुए उनके घर में अपना जो भी रिश्ता था पति-पत्नी का, एक सास-ससुर का, बहू से, एक देवर का, भाभी से, जेठान का, देवरानी से, सभी रिश्तों को, सब दुःख को सहते हुए, सबकी ताना-महना को सहते हुए उस घर में मैं उनके साथ नहीं, मैं अकेली रहती थी, वो मुंबई में रहते थे, 1 साल बाद आते थे। ताना कौन देता था? ताना मेरी सास देती थी, जेठानी देती थी, देवर देते थे कि दहेज को लेकर के जितना मेरे पिताजी देने का वादा किए थे, वो नहीं दे पाए, क्योंकि मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर था और उस बीच उनको बचाने के लिए जितने भी पैसे थे दवा में बहुत खर्च हुए, सब खर्च हुए, जितना भी मेरे पिताजी के पास था, वो मेरे पिताजी ने दिया, लेकिन उन उन उससे वो लोग संतुष्ट नहीं थे, इसलिए मेरे ऊपर दहेज को लेकर के बराबर प्रताड़ित करते थे। आपकी मम्मी है कि नहीं है? जी नहीं, मेरी मम्मी और नहीं है, मेरे मम्मी-पापा दोनों नहीं हैं। तो माता-पिता दोनों नहीं हैं। शादी के कितने दिन बाद आपसे बिछड़ी, आप बिछड़ी उनसे? मेरी शादी आज होती है, तो कल के डेट में मेरी मम्मी एक्सपायर कर जाती हैं। शादी के 1 दिन बाद ही? और मेरे पापा 1 साल हुआ है अभी एक्सपायर हुए हैं। मेरे पापा थे, 1 साल हो गया उनको एक्सपायर हुए। जो कि उनके जाने के बाद मेरे पास कोई साधन नहीं बचा न्याय के लिए, तो मैं आज सोशल मीडिया पर आई हूँ, आप सबके बीच। अब आप समझ सकते हैं कि अगर माँ है, पिता है, तो कोई भी ठोकर लगती है तो माता-पिता उसे सँभाल लेते हैं। लेकिन इनके बसंती के पास न माँ है, न पिता है और किस हाल में रह कर के जीवन जीती होंगी, ये तो इनकी आत्मा ही जानती होगी। कैसे आप सब कुछ करती हैं बसंती? देखिए, जब तक पिताजी थे, माताजी के जाने के बाद पिताजी थे, 2020 तक मैं अपने पति के साथ रही ससुराल में। उसके बाद मुझे ज़्यादा टार्चर करने लगे, बहुत ज़्यादा, ना खर्चा भेजना, बच्चे बीमार होना, बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। तो मेरे पिताजी घर लेकर आए, मुझे रखे 2 साल तक कि ताकि सुधर जाए। उसके बाद मेरे पिताजी फ़ोन किए कि ना हाल खबर ले रहे हो, ना कुछ ले रहे हो, बच्चे हैं, कैसे नहीं। ज़िम्मेदारी बनती है तो वो फ़ोन काट के मतलब कि स्विच ऑफ कर देते हैं, बात नहीं करते हैं, ले जाने के लिए नहीं कहते हैं, कहते हैं नहीं ले जाएँगे, ऐसे बोलते हैं जितना बोले थे देने के लिए देंगे तभी ले जाएँगे दहेज। तो आप पहले नहीं पूछी कि आपने फिर हम बच्चे क्यों पैदा कर दिया? मैंने बोला कि जब आपको नहीं रखना था तो डायरेक्ट आप सबके सामने पंचायत बुलाकर मुझे डिवोर्स दे देते।
बच्चे क्यों पैदा किए, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। मेरे साथ-साथ मेरे बच्चों का भी भविष्य बर्बाद है, ना तो उन्हें कभी खोजना, ना पूछना कैसे हैं, कैसे नहीं हैं ये लोग। कोई मतलब कोई मोहब्बत नहीं है। कैसे आपका खर्च चलता है बसंती? मेरा खर्च जब तक मेरे पिताजी थे, देख रहे थे, पिताजी के जाने के बाद मेरे पास कोई साधन नहीं बचा, तो मैं आज सोशल मीडिया पर मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं उसी के माध्यम से अपना जीविका चलाती हूँ। जैसे मैं जी रही हूँ, क्या मैं कर रही हूँ, क्या मैं खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कैसे सो रही हूँ, अपने बच्चों के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी दुखद में गुज़ार रही हूँ, वो सारा वीडियो मैं ब्लॉग के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पर रखती हूँ, जो कि उसी से मेरा जो भी है चलता है, नमक, रोटी, दाल-चावल। तो पति से आपकी दूरी हुए कितने साल हो गए? 2020 का मैं उनसे बिछड़ी हूँ, 5 साल हो गए। 5 साल। हुँ। इस दरमियान कभी पति की याद आती है आपको? काहे नहीं याद आएगी, अब बच्चे हैं उनके और मेरा पति-पत्नी का एक रिश्ता है। देखिए, एक कहा गया है, मैं खुद सोशल मीडिया पर हूँ, देख रही हूँ, हर चीज़ सुन रही हूँ, मैं भी पढ़ी-लिखी हूँ कि पत्नियाँ जो लड़कियाँ, औरतें जो होती हैं, 100 दुःख को सह लेती हैं। अगर पति नहीं रहते, बच्चे रहते, तो उनके सहारे अपने जीवन को व्यतीत कर लेती हैं। लेकिन आदमी अगर पत्नी नहीं रहती है, तो 1 महीना भी नहीं वो करते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं चाहे कुछ भी हो, लड़ाई-झगड़ा हो, मेरे बच्चे हैं और मैं उनके भविष्य के लिए मैं उन्हें बहुत सोचती हूँ, बस बच्चों को देख कर के बहुत कष्ट होता है कि ऐसा वो क्यों किए मेरे साथ। बच्चे पापा को ढूँढते हैं? हाँ, पूछते हैं कि मम्मी-पापा कहाँ हैं? पापा कभी बात नहीं करते हैं। किसी के भी देखते हैं बच्चे को अपने पापा से लगाव, तो अब वो लोग एकदम वो हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। भावुक हो जाते हैं, बोलते हैं मम्मी अपने पापा कब आएँगे? मैं बोलती हूँ कि आएँगे बाबू, मैं ही आपकी मम्मी और पापा दोनों हूँ। क्या कमी की है? अपने बच्चों से मैं मतलब समझाती हूँ, उन्हें बुझाती हूँ, बोलती हूँ कि आएँगे, और जब आते हैं तारीख पे कोर्ट में जाती हूँ तो बच्चों से कोई रब-जब नहीं। मतलब सामने नहीं पड़ते हैं। नहीं, वो मतलब नहीं रखते हैं, ऐसे बोलते लगता है नहीं। उनके बच्चे ही नहीं हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि उनके बच्चे नहीं हैं। अच्छा, आपके पति दहेज के लिए आपसे दूरी बना लिए कि कोई और बात थी? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब भी मैं ससुराल में रही हूँ, तो बराबर उन्हीं की गलती है, क्योंकि उनके मोबाइल पर उनका फ़ोन आना बराबर, किसका फ़ोन आना? मतलब कि लड़कियों का फ़ोन आता था, अच्छा। दूसरी लड़की से बात करते थे। हुँ। मुंबई में रहते थे, तो वो दूसरी लड़की से बात करते थे, और और मैं मोबाइल जब चेक करती थी, माँगती थी देखने के लिए, तो मुझे मोबाइल ना देकर के पैटर्न लॉक करना और मुझसे झगड़ा, गाली-गलौज करना, मारना-पीटना, यही सब बराबर टॉर्चर करते थे। अगर आज माता-पिता ज़िंदा होते तो आज शायद ऐसी स्थिति आपकी नहीं होती। जी नहीं, मेरी माँ होती तो ऐसी स्थिति मेरी नहीं होती, क्योंकि उनके जिद पर ये शादी हुई थी। ये लोग बोले थे कि शादी करा दीजिए, मैं छोटी-सी थी, उस वक़्त मेरी उम्र नहीं थी जब मेरी शादी 8वीं क्लास में थी जब मेरी शादी हुई थी तो। और मेरा पढ़ने का इच्छा था, शादी के मोमेंट बिल्कुल नहीं थी। मैं पढ़ने-लिखने में बहुत ही शिक्षित और होशियार अपने गाँव में सबसे अच्छे नंबर पर पास हुई हूँ, मैं 12 तक पढ़ी हूँ। लेकिन ये शादी जब किए तो वादा करके किए कि हम इनको पढ़ाएँगे, और जब मेरी मम्मी डेथ कर गई, शादी हो गई, तो मुझे एक भी तक नहीं पढ़ाया। मैं पढ़ने के लिए बोलती थी तो कहते थे पैसा कहाँ है? ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, तुम्हारे बाप नहीं दिए, ऐसे-ऐसे करके मुझे टॉर्चर करते थे। तो पापा को कहकर मैं रोने लगी कि मैं मर जाऊँगी, मुझे पढ़ा दीजिए, मेरा अधिकार मत छीनिए। तो मेरे पापा मुझे 12 तक पढ़ाए। मेरे पिताजी पढ़ाए, लेकिन वो लोग 1 रुपया नहीं दिए। तो फिर जब बच्चे नहीं पैदा हुए थे तो आप अपने माता-पिता से इस बात की शिकायत नहीं की? देखिए, माता तो नहीं थी, पिताजी से मैं कहती थी कि पापा ऐसी-ऐसी बात है, यहाँ पे लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरे पिताजी भी देखिए बहुत ही लाचार थे। माँ के जाने के बाद पिताजी की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। उनका घर का जो भी मुखिया होता है, जैसे मेरी माँ थी, हर चीज़ समझती थी। उनके जाने के बाद मेरे पिताजी भी बहुत दुखी रहते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ? तो मुझे समझाते थे कि बेटा, आज दुःख है, कल सुख मिलेगा। ससुराल में दुःख सह कर के रहा जाता है। आज दुःख झेल लो, कल तुमको सुख मिलेगा, कल सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, लड़का-बच्चा हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। लेकिन लड़का-बच्चा हो गया, उसके बावजूद भी उस घर में कोई ऐसी वो नहीं हुई कि मेरा रिश्ता मतलब अच्छे से मेरे हस्बैंड के साथ रहे। अच्छा, अभी हमने सुना कि देवर को लेकर के भी आप लोग कोई बातें कर रही थी। हाँ, देवर मेरे जो थे, मेरे पति 1 साल बाद आते थे। इस बीच में मुझे मेरे देवर जो है कि मुसाफिर नाम है उनका, बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर करते थे। किस बात को लेके? कहते थे कि भैया बाहर रहते हैं, आप मेरी बात को मानिए, मैं आपको अच्छे से रखूँगा। मेरी शादी आपसे होने वाली थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए उ उन मतलब कि मुझे छोड़ कर के उनके साथ आपकी शादी हुई ताकि उनकी शादी हो जाए, क्योंकि उनकी शादी कई जगह से बिगड़ी हुई थी। हुँ। तो मैं बोली कि देखो, चाहे अच्छे हो चाहे खराब हो, अगर मेरी शादी उनसे हो गई है तो मेरे पति ही परमेश्वर है, सब कुछ है, चाहे वो 1 साल बाद आए, चाहे 10 साल बाद आए।
मैं उन्हीं का इंतज़ार करूँगी, उन्हीं के साथ रहूँगी और मैं तुम्हारी माँ समान हूँ, मुझ पर ऐसे गंदी निगाह डाल रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा, ऐसे-ऐसे बहुत कहती थी तो नहीं मानता था। फिर मेरे पति को कॉल करके मेरे प्रति भड़काता था कि ऐसी है, वैसी है, छोड़ दो इसे। मतलब मैं उसकी बात नहीं मानती थी तो उनको बराबर भड़काता था। क्या कभी ज़ोर ज़बरदस्ती भी की आपके साथ? देखिए, इतना नहीं था, सास-ससुर थे घर में। अगर ज़्यादा परेशान करता था, शराब-वराब का ड्रिंक-व्रिंक करता था ज़्यादा परेशान करता था तो मैं पिताजी से बोलती थी और बोल दी अपने मतलब ससुर से कि समझा लीजिए, नहीं मैं घर जाऊँगी, अपने पापा से बोल दूँगी ये सब बातें। तो मेरे पापा मतलब कि शिकायत-विकायत दर्ज कराने की धमकी मतलब कि मैं बोली, तो मेरे पिता ससुर उनको बहुत डाँटे तो मतलब वो बाहर चले गए, देवर भी बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद वो बराबर मेरे पीछे पड़े रहे कि कैसे इसका रिश्ता मतलब इस जगह से बिगाड़ कर आए मेरे पति से। तो फिर देवर उसके बाद शांत हो गया कि फिर उसकी इसी गंदी हरकत चलती रही? गंदी हरकतें उसकी चलती रही, वो खुद अपने कहना नहीं चाहती, परिवार की बात है। देखिए, एक महिला होकर के मैं एक महिला को नहीं कह सकती, रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं पढ़ी-लिखी हूँ। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, मेरा वीडियो मेरे परिवार तक भी जा रहा है, तो वो लोग खुद जान रहे हैं कि मेरे उसके परिवार में कैसे उनका बेटा रहा है, उनकी बहुएँ कैसी रही हैं। ज़्यादा वो अत्याचार करते थे, बहुत पूछो तो बहुत अत्याचार करते थे, तो उनका ज़बरदस्ती मतलब कि लड़की ढूँढ कर के शादी करा दिया गया। हम सब लोग बोले कि शादी हो जाएगा तो शायद ये सुधर जाए, तो उसकी शादी हो गई मतलब अभी शादी हुई है 2017 में। मेरा लड़का 1 साल का हो गया था तो उसकी शादी हुई 2017 में। अच्छा, उसके बाद फिर कब आपको पता चला कि आपके हस्बैंड दूसरी शादी कर लिए हैं? मेरे हस्बैंड देखिए 2020-21 में ये हमको कॉल मैं बराबर उनका कॉल पे मिलाती रहती थी, ये मेरा काट-काट देते थे। जब थक-हार गए तो मुझे ये बोले कि देखो मैं दूसरी शादी कर लिया हूँ, तुम भी जाकर के कर लो। अपने मुँह से बोले कि हुँ, मैं दूसरी शादी कर लिया हूँ, तुम भी कर लो। तो मैं बोली कि ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? हुँ। मेरे रहते, मेरे बच्चों के रहते मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर यही करना था तो मुझे पहले ही छोड़ दिए होते, मेरे साथ बच्चे मेरे से क्यों पैदा किए? तो बोले कि कुछ जवाब नहीं दिए, फ़ोन काट के मतलब बंद कर दिए मोबाइल। उसके बाद उनका वो फ़ोन कभी नहीं लगा। तो मेरे पिताजी 2022 में न्यायालय में मुकदमा दाखिला कराया, दर्ज कराया। उसके बाद 2023-24 बीता, कोई रिस्पॉन्स नहीं और 2025 चल रहा है। देखिए इसमें क्या होता है, भरण-पोषण की प्रक्रिया जारी है और मेरा कागज़ जो एफआईआर का है, मैं आप सबको वीडियो के माध्यम से दे दूँगी, उपलब्ध करा दूँगी। आप सब लोग देख लें और मुझे आप लोग न्याय दिलाएँ। तो अभी तक कोर्ट की क्या प्रक्रिया है? कोर्ट की कार्यशैली कहाँ तक पहुँची है? कोर्ट की कार्यशैली यही है कि कोर्ट में मुझे मतलब ये जिस दिन खाना खर्चा का मतलब आदेश जारी करने वाले थे जज, जो कि हमारे जौनपुर से जिले से हैं, अभी उनका ट्रांसफ़र हुआ है, बनारस जिले में आए हुए हैं, जौनपुर जिले से हैं वो। और यही कि बच्चों का भरण-पोषण जो है और मेरा जो भी खर्चा है, वो आदेश करने जा रहे थे, तो उस आदेश पर वो मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं कि इनका मतलब उल्टा-सीधा मुझे बोल रहे हैं अपना पीछा यानी छुड़ाने आपका के भी लिए। कहीं कहीं अफ़ेयर चल रहा है? हाँ, वो बोल रहे हैं लेकिन मेरा चल नहीं रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी के साथ नहीं रहती, अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है निशी डेली लाइव, मैं नाइट में भी लाइव जाती हूँ, डे में भी जाती हूँ, मेरा ब्लॉग जाता है, मेरा वीडियो जाता है। आप सब लोग उस वीडियो और ब्लॉग के माध्यम से देखिए कि मैं किसके साथ रह रही हूँ, मैं कैसे अपना जीवन यापन कर क्या रही नाम हूँ। है बिटिया? मेरा प्रिंसी। प्रिंसी, आपके पापा कहाँ है बेटा? मेरे पापा बम्बई। मुंबई यहाँ बात होती है? फ़ोन नहीं करते हैं? अब बात बात करोगी अपने पापा से? बोलो, क्यों नहीं बात करोगी? बोलो बेटा, बताओ, क्यों नहीं करोगी बोलो? बोलो बेटा, आपकी मम्मी को डाँटते हैं? अपने पापा को देखी हो? कहाँ देखी थी? हुँ? घर पे नहीं देखी थी। ये बहुत छोटी क्या थी, नाम है वो बेटा? जानता था, कोर्ट में देखे हैं लोग। क्या नाम है? अथर्व। अच्छा अथर्व, आप अपने पापा से बात करते हो? नहीं। वो नहीं बात करते हैं आपसे? नहीं। आप बात करना चाहते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी को मारी है। आपकी मम्मी को मारते हैं। नहीं। अच्छा, कभी आपके पास फ़ोन नहीं करते हैं? नहीं। और आपके दादा-दादी, पापा की याद आती है? नहीं। नहीं आती? नहीं। क्यों? बोलो। अच्छा, अपने पापा को देखे हो? हम्म, कहाँ देखे थे? घर घर पे आए थे? घर पे मेरे नहीं। हुँ, जब शादी वाला अच्छा। मौसी की शादी में देखे थे। कहाँ देखे थे? मौसी की शादी में। अब आप समझ सकते हैं कि छोटे-छोटे मासूमों के सर से जब पिता का साया हटता है, तो कैसा प्रतीत होता होगा उस माँ के दिल में और कैसे वो अपना जीवन गुज़र बसर करेगी वो माँ कि छोटे-छोटे मासूम बच्चों को लेकर के अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी जो है युवावस्था को काट दे रही है। अब ना जाने लोगों को क्या हो जाता है कि एक औरत से दिल नहीं भरता है,
फिर वो कई औरतों से संबंध बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। यही कारण होता है कि जीती जागती हंसती खेलती दुनिया में अपनी आग लगा जाते हैं। क्या कहना चाहोगी लोगों से? मैं लोगों से, मेरे जितने भी साथी हैं सोशल मीडिया पर, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को, मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से जल्द न्याय मिले और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरे चैनल का नाम है निशी डेली लाइव। आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को और ढेर सारा प्यार दुलार दें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं अपने बच्चों का भविष्य जो है, जीविका जो है, उससे मैं करती हूँ, मतलब पालती-पोसती हूँ उसी के आधार पे, यूट्यूब के आधार पे। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और मुझे जल्द से जल्द कोर्ट से न्याय मिले, यही आप लोगों से मैं चाहती हूँ, विनती कर रही हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे आपने सपोर्ट किए होंगे, बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन बसंती की कहानी ही कुछ अलग है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर यही आफत और बाकी क्या ख्याल है, आपकी क्या सोच है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाते-जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि इनको एक बार देखिएगा, इनके चेहरे को देखिएगा और इनको ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, ताकि इनकी ज़िंदगी की नहीं, इन छोटे-छोटे मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। इनके भविष्य की चिंता के लिए आज ये दर-दर की ठोकर खा रही हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।